जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल भी हमने बात की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज़ थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। और बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहाँ पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज़ पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं। और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज़ हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे, बिकॉज़ शेख हसीना वाजद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। अब हिंदूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर 8% ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन, 8% है। जिसे वो कहते हैं ना, तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा। और बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो कि हिंदूज़ हैं, जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये एक क्वेश्चन है। ये जिसे वो कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया की जो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो तो बड़ी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। कुछ 4000, आपको पता है, तकरीबन 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, और उसके ऊपर इनको डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि बांग्लादेश से लोग जो हैं वो इंडिया ना जाएं। और अब जो है वो ये नारे लग रहे हैं कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्तहान भी है कि क्या इंडिया जो बात करता है हिंदूज की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश, वहाँ पे अपने जो 8% हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, या कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया पब्लिक ओपिनियन तो उठा रहा है, मीडिया में तो बात कर रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा या कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, और टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली क्या कर सकता है। अगर वहाँ पे अटैक होते हैं तो 8% आबादी जो है उसको ये थोड़ा ही कह सकता है कि आप इंडिया में आ जाओ। वहाँ पे इंडिया के अंदर तो ऐसे तो मुमकिन नहीं होता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पीपल कैन नॉट लीव देयर होम्स एंड फैमिलीज़ एंड वेल्थ एंड बिज़नेसेस, वहाँ से निकलना कोई आसान काम थोड़ी है। अब ये थोड़ी हो सकता है ये लाखों लोग वहाँ से निकले और इंडिया बस जाए, और इंडिया में कौन उनको पनाह देगा, कौन उनको घर देगा, कौन वो कैसे सेटल होंगे। उधर वो पता नहीं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, यहाँ पे उनको बुरी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ जाए। उनको पता तो नहीं होता कि हमने तो, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने तो ये माइग्रेशन के चैलेंज को देखा हुआ है, तो दे बेटर अंडरस्टैंड। और अमेरिका के अंदर भी जो है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बहुत सारे जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं, और पर्टिकुलरली जो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने ख़त लिखे हैं। और इसी तरह मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको ये कहा गया है कि ये उनकी, दैट इज़ हिज ऑब्लिगेशन, कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करें। और ये आप समझें कि जिस दिन से ये हालात ख़राब हुए हैं, सैकड़ों हमले हो चुके हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये हमले हुए हैं, और मुसलसल हो रहे हैं। और कोई रोक नहीं पा रहा।
تو یہ چیز جو ہے نا دیٹ از سم تھنگ. ابھی وہ بڑی تعداد میں ہندوز باہر نکلے ہیں تاکہ ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں. کہا جاتا ہے کہ یہ 170 ملین کی جو آبادی ہے اس میں سے 8% دیٹ میکس اے لاٹ آف لوگ ہیں. کوئی تھوڑے لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بنگالی ہیں ہم بھی بنگلہ دیش کے شہری ہیں، ہم بھی بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں. اور عوامی لیگ جو ہے جو شیخ حسینہ واجد کی پارٹی ہے وہ بار بار یہ وہ تاثر بنا رہی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ، دیکھو مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بیسیکلی اس سے کیا ہوگا کہ وہ ظاہری بات ہے انڈیا کو انٹروین چاہتے ہیں کہ انڈیا انٹروین کرے. شیخ حسینہ واجد تو ظاہری بات ہے انڈیا کے اندر اب ہوا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے بنگلہ دیش کی وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اس کو واپس بھیجا جائے اور اس کا ٹرائل کیا جائے. اب کیسے ٹرائل ہوگا، کیا انڈیا ان کو واپس بھیجے گا؟ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اکثر عموماً میں آپ کو بات بتاؤں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے دنیا کے اندر. جو شیخ حسینہ واجد کی بیٹی ہیں وہ بھی اس وقت انڈیا میں ہی موجود ہیں اور ان کا تعلق کیونکہ WHO ہے، UN کے ادارے سے ہے، تو وہ اپنی ماں سے ابھی تک ملاقات نہیں کر سکی. لیکن شاید اب تک انہوں نے کر لی ہو کیونکہ کچھ دنوں سے شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی جو پوزیشن کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں. لیکن آبویسلی شیخ حسینہ واجد کی بیٹی کا یہ فنڈامنٹل اینڈ بنیادی حق ہے کہ اس کو اس کی ماں سے ملنے کی اجازت دی جائے. بہرحال یہ ایک اپنی ایک سچویشن ہے. اور اب جو پوائنٹ ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جس دن سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ انڈین جو ہندوز پہ حملے ہو رہے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ بول رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ہندوز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، سب پہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان اینی میجورٹی کنٹری جہاں پہ کوئی ایک گروپ، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک مذہب کے لوگ میجورٹی میں ہوں، دیٹ از دیئر جاب کہ وہ باقی لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ان کا زیادہ کام ہے کہ وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں. اب 170 ملین میں سے اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ اور یہ جو ابھی چٹاگانگ یا ڈھاکہ یا باقی علاقوں کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دے ٹیل اس اے اسٹوری. اور وہ اسٹوری یہ ہے کہ ایک تو شیخ حسینہ واجد جو تھی اس کے دور میں ہندوز کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا یا لوگوں کے اندر ڈر تھا کہ اگر ہم نے اس مائنورٹیز کو کچھ کہا تو شیخ حسینہ واجد ایکٹیو ہوگی. دوسرا یہ بھی تاثر ہے ابھی کیونکہ جی ایک ٹرانزیشن ہے، تو ٹرانزیشن کے اندر جو بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں. وہ غصے میں اس لیے ہیں کیونکہ شیخ حسینہ واجد کی بھارت سے دوستی ہے تو بنگلہ دیش کے ہندوز کو جو ہے وہ پنش کیا جائے. یہ کوئی تک نہیں بنتا، یہ کوئی مثال نہیں بنتی کہ آپ اٹھیں اور کہیں جی کہ کیونکہ شیخ حسینہ واجد کی انڈیا کے ساتھ دوستی ہے تو جو بنگلہ دیش کے ہندوز ہیں ان کو مارا جائے. یہ وہ بنگلہ دیش کے جو ہندوز ہیں دے آر بنگالیز، ٹھیک ہے، ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، ان کا تعلق کسی اور ملک سے نہیں ہے. تو یہ حکومتوں کی پالیسی سے اس ملک کے لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. سو اگر پاکستان اور انڈیا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو پاکستانی اگر کسی جگہ پہ موجود ہیں انڈیا کے اندر، ضروری تو نہیں ان کو آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں یا وائس ورسا. دس از یہ ہوتا ہے. سو یہ جو پروٹیکشن آف مائنورٹی ہے یہ بنگلہ دیش کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، یہ انٹرنیشنل UN چارٹر کے اندر بھی موجود ہے اور اس پہ دنیا بھی ریئیکٹ کر رہی ہے. UN جنرل سیکرٹری انطونیو گترس ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ انڈیا اس مسئلے کو سب سے پہلے انٹرنیشنلائز کر سکتا ہے، جو اس نے میرا خیال ہے بہت حد تک کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ آپ اس مسئلے کو گلوبل پلیٹ فارم پہ لے کے جاؤ، انٹرنیشنل میڈیا میں اٹھاؤ، اپنے میڈیا میں اٹھاؤ. سو بیسیکلی انڈیا obviously wants to portray the Bangladesh a different Bangladesh. Till the time Hasina Wajid was in India, India wanted to portray Bangladesh a different India. جب حسینہ واجد وہاں پہ نہیں رہی، ٹوڈے انڈیا وانٹس ٹو پورٹرے انڈیا جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ انداز سے پورٹرے کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسی جگہ جو سیف نہیں ہے، وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے نا. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کرٹیسزم کیا انڈیا کے اوپر کہ بھائی جب حسینہ واجد وہاں سے چلی گئی تو انڈین میڈیا واز جو جسے کہہ رہے ہیں نا شیخ حسینہ واجد کے حق میں بول رہا تھا اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کے خلاف بول رہا تھا. یہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ محسوس کیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں
हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशंस को विद द नेशनल इंटरेस्ट उनको, क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो थी उनको सपोर्ट कर रही थी और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे नरेंद्र मोदी और इंडिया के साथ। यही वजह है कि वो आई, क्योंकि शुरू में देखिए बात पता चली थी कि शायद शेख हसीना वाजिद लंदन चली जाएँ, लेकिन हमने देखा कि वो लंदन भी नहीं गई और लंदन शायद या जाने नहीं दिया गया। अगर उनका अमेरिका का दौरा जो है वीज़ा कैंसल कर दिया गया। और अगर आपको याद हो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के फ़ोन पे बात हुई इंडिया प्राइम मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी से, डॉक्टर जयशंकर से, उसमें उन्होंने बताया कि डिस्कशन की, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई थिंक द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी माइट हैव रिफ्यूज टू हैव हसीना वाजिद। अमेरिका ने सिग्नल दे दिया कि हमने वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो बरतानिया ने कहा हमने इनको क्यों रखना है। तो मेरा ख्याल है कि हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में ही रहेंगी, वो वहाँ से जा नहीं सकेंगी कहीं और एंड दैट इज इंडियाज जॉब आई थिंक टू प्रोटेक्ट हर। ये उनका जॉब है, उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करते तो इंडिया का वो जो एक गुडविल थी बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्लास के अंदर, अवामी लीग के अंदर, वो ख़राब हो जाएगी। और अगर वो उसको रखते हैं तो वो जो नेक्स्ट हुकूमत है उसके अंदर उनकी गुडविल ख़राब होगी। सो दोनों जगह पे इंडिया के लिए मसले हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी, सो दैट इज़ वाई आई बिलीव फॉर इंडिया इट इज़ गेटिंग एवरी अदर डे। इंडिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है। देखें, इट्स नॉट एन ईजी वे टू प्रोटेक्ट, इट्स नॉट एन ईजी वे टू एंगेज, इट्स नॉट एन ईजी वे कि आप ऐसे करना कोई आसान काम थोड़ी है कि आप कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं या हम उसको, आई डोंट फाइंड दिस एन ईजी थिंग। बहरहाल एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है और वो ये है कि इंडिया की, क्योंकि ग्लोबल मीडिया तक एक्सेस है, इंडिया का मीडिया जो है विच इज़ लाउड, विच इज़ वॉच्ड अराउंड द वर्ल्ड, एंड देन देयर आर ग्लोबल रिपोर्टर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं मौजूद हैं इंडिया के अंदर। सो दे आर कवरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल द वे। इसीलिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे अगले दिन इंडियन मीडिया ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि भाई पहले तुमने जो है वो तारीफ, पहले तुमने कहा कि अटैक हो रहे हैं, फिर तुमने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, फिर तुमने ज़रा कम सख्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सो न्यूयॉर्क टाइम्स ने तनकीद की। सो इंडियन मीडिया इज़ लाउड। अगले दिन इसके ऊपर मैंने पूरी डिस्कशन की थी कि क्यों दुनिया के जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो मीडिया हैं वो वेस्टर्न मीडिया पे क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बिकॉज उनकी बड़ी सारी डिपेंडेंस है। इंडिया की ये जो बात करते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात एवं नहीं होती। यू हैव टू लुक एट इट इन सो मेनी वेज। सो इसके पीछे सारी बात है, एक पूरी की पूरी डिस्कशन है कि इंडियन हुकूमत जो है उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसे हैं, उनकी जो खारजा पॉलिसी है, ज़्यादातर उनका मीडिया भी उस हिसाब से दुनिया से इंगेज करता है। सो अब यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत ने भी बयान जारी कर दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी, कि हम बड़े कंसर्न हैं अबाउट बांग्लादेश के अंदर जो वायलेंस हो रहा है और रिलीजियस या पॉलिटिकल ग्रुप्स के हवाले से। सो उन्होंने हिंदूज़ का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेंबर्स ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप। सो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुप उन्होंने कह दिया, बिकॉज वो इट विल नॉट बी वाइज फॉर देम कि वो हिंदूज़ का नाम लें। सो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है ना ये मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल अब इंडिया की जिम्मेदारी है कि इंडिया इस हवाले से क्या करता है। मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट्स इंडिया की हुकूमत ने जारी की हैं अभी तक, उसमें ये चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो इंडिया के जो हैं, क्या उसे बोलते हैं, जो जो दोस्त हैं अमरीकी, जो डिप्लोमेट्स हैं जो जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो भी सारे के सारे जो हैं इस बात पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई इसको जो है ना वो किसी न किसी तरीके जैसे तैसे जैसे तैसे जो है इसको ये किया जाए कि इंडिया को इंडिया अपनी आवाज़ बनाना चाहता है। इस हवाले से इंडिया चाहता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो जो डेवलपमेंट है उसमें तंग किया जा रहा है हिंदुओं को। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो ये देखता है कि एक तरफ हमारे लिए जो चैलेंज है कि अगर हमारी एक्सेस ही नहीं है, ठीक है ना, एक्सेस ही नहीं है इसकी, ठीक है, कि इतनी एक्सेस नहीं है कि एक 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 चंद छोटा सा जो सेक्शन है अगर वो तंग कर रहा है तो हम उस सेक्शन को
जिसे कहते हैं ना किसी तरीके से खामोश करा सकें। बहरहाल फॉर एग्जांपल रो खन्ना अमेरिका से बोल रहे हैं, रो खन्ना अमेरिका से बोल रहे हैं और रो खन्ना ये कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत है। ये हैं इंडिया के वो कॉन्टैक्ट्स, ये हैं इंडिया के वो लिंकेजेस जो इंडिया को जो हेल्प आउट करते हैं। देन आप देखें कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप देखें जाके कि इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी मैंने कहा बैठा हुआ है वहाँ पे। इंडिया की अपनी आवाज़ बहुत बुलंद है। इंडिया अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को बहुत कुछ कह सकता है कि बोलो इसके ऊपर। देन जो इंडियन डायस्पोरा बैठा हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, उसको ज़रिए मोबिलाइज करा सकता है, और कल उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करवाए भी हैं। देन बांग्लादेश के अंदर भी एक सेंस ऑफ वो है कि भाई अगर हमारे हालात इंडिया के साथ ख़राब होते हैं तो हमें उसका डिसएडवांटेज होगा। सो मे बी द इनकम्बेंट गवर्नमेंट वुड लाइक टू ओब्लाइज करने की कोशिश करेगी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट ओब्लाइज करने की कोशिश करेगी इंडियन हुकूमत को इस हवाले से। और दूसरा क्या होगा कि इंडिया के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल आ गया, जिस मुल्क से भी बात करो सबसे पहले माइनॉरिटी का जिक्र करना शुरू कर दो। इंडिया ने अफगानिस्तान से बात की, माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्ट करें, उनकी जो ज़मीनें हैं वो वापस करें। मालदीव्स में जाएंगे यही बात करेंगे। श्रीलंका में तो चलो नहीं करना पड़ता उनको, लेकिन बांग्लादेश में अंदर जहाँ जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में, इंडिया ने उसको एज ए फॉरेन पॉलिसी के तौर पे इशू के ऊपर करना शुरू कर दिया। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग कि भाई हमें जैसे तैसे इसको करना है। तो यही यही वजह है कि वो इसको कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं कि बार-बार बोलते रहो, बार-बार बोलते रहो, डिफरेंट तरीकों से प्रेशर डालो। सो इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। और लार्जली जब शेख हसीना वाजद थी तो आप उठा के देख लें, जितनी भी ब्रीफिंग्स आती थी या डिस्कशंस आती थी, कभी नहीं ये कहा गया होगा कि हिंदूज़ को प्रोटेक्ट किया जाए या माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। एक तो हसीना वाजद करती थी, दूसरा हसीना वाजद के दौर में ऐसे कभी वाक़यात नहीं होते थे, और तीसरा दरअसल ये मुझे चीज़ नज़र आती है कि अभी लोगों को वहाँ पे गुस्सा है, और वो गुस्सा इसलिए है कि बिकॉज़ उस वक़्त की जो हुकूमत है वो बहुत लंबा चौड़ा सपोर्ट करती थी, और शेख हसीना वाजद को बेसिकली जो एक्सटर्नल सपोर्ट थी वो इंडिया की थी। एक चीज़ इसमें मैं अक्सर सोचता हूँ, और वो ये है कि अगर इंडिया की फ़ौज के अच्छे ताल्लुकात होते बांग्लादेश की फ़ौज के साथ, तो समहाउ उस चैनल के ज़रिए इंडिया जो है वो प्रोटेक्ट करवा सकता था। लेकिन आई थिंक इंडिया की जो फ़ौज है, या इंडिया की फ़ौज की वो पावर नहीं है, ठीक है, कि वो, या क्योंकि इंडिया अमूमन अपने डिप्लोमेट्स एंड हुकूमतों के ज़रिए इंगेज करता है, तो शायद ये भी एक फैक्टर हो। सो अगर इंडिया मिलिटरीली अपनी फ़ौज को ये कहता कि बांग्लादेश की फ़ौज को कि हसीना को ना निकालें वहाँ से या ना प्रेशराइज़ करें, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस। या फिर इंडिया ने भी आखिरी मोमेंट पे आके बिल्कुल साइलेंस का इख्तियार कर लिया। तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जो नज़र आ रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या इंडिया इस हवाले से क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता।